9 अप्रैल 2026 को असम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 126 विधानसभा सीटों पर असम में मतदान होगा। आज हम बात करेंगे हेमंता विश्व शर्मा के बारे में, जो हमेशा अपने विवादित बोल के कारण जाने जाते हैं। बिल्कुल। मेरा नाम दीपक है, इनका नाम विशाल है, आप देख रहे हैं अनएडिटेड। और आज बात करेंगे सीएम हेमंता के निशाने पर मियां, पर क्यों, और आज इसकी पीक डिटेलिंग करेंगे विशाल। बिल्कुल दीपक, पीक डिटेलिंग एक ऐसा शब्द है जो इस वक्त धुरंधर के आने के बाद से एकदम चर्चा में है। तो आज जो हम टॉपिक ढूंढ के लाए हैं उसकी पीक डिटेलिंग ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हेमंता विश्व शर्मा जो है ना, वो सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड में रहते हैं ना हमेशा। एक तो वो कभी कभी राहुल गांधी को क्या क्या कह देते हैं, वो आप सबको पता होगा। वापस मुद्दे पे आते हैं, बताते हैं। सबसे पहले मियां को लेकर हेमंता का विवादित बयान, यानी कि अभी असम की राजनीति में वापस से मियां शब्द जो है वो ट्रेंड कर रहा है। परेशान करो ताकि छोड़ दे असम, ये मियां के लिए बोल रहे हैं। रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 ही दो। मियां से परेशान तो पुलिस में करे शिकायत। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि बार बार मंच से या फिर हम कहें कि किसी इंटरव्यू में भी जाकर के वो कहते हैं कि उनकी ना थ्योरी अलग है। बिल्कुल, हेमंता विश्व शर्मा की। वो कहते हैं रिक्शा वाला जब 5 रुपए मांगे, अगर वो रिक्शा वाला मियां है तो 5 रुपए मांगे तो उसको 4 ही रुपए दो। जी, ये हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं। पर दीपक, अब इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं मतलब हेमंता के बयानों के बारे में और मियां के बारे में, वो क्या बयान देते हैं। बट सबसे पहले बताइए मियां है क्या? हम बताते हैं। देखिए, कौन है मियां? आपको दिखाई दे रहा है कौन है मियां। बांग्लादेश मूल से जुड़ी जाने माने वाली आबादी है। राजनीति में बना विवादित शब्द, घुसपैठिया नैरेटिव से जुड़ाव और पहचान से ज्यादा बहस का मुद्दा। बिल्कुल, तो ये आप समझना होगा। अब देखिए, मियां जिसको बार बार कोट एंड कोट कर रहे हैं हम कि हेमंता विश्व शर्मा मियां के बारे में कहते हैं, तो मियां कौन है? वो आबादी जो बांग्लादेश में है। अब बांग्लादेश से घुसपैठ जब हुई 71 के बाद, जब घुसपैठ हुई, वो भारत की तरफ आए, वेस्ट बंगाल से होते हुए असम की तरफ जाने लगे। अब तो विशाल जो वो आबादी है ना, उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं असमीज की जो अपनी ओरिजिनल पहचान है ना, उसको हेमंता ने भुनाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हम असम के लोगों के सामने ये मुद्दा लेकर के जाएं कि भाई जो मियां है वो आपकी जो पहचान है ना, उस पर कब्जा कर रहे हैं, आपकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा, आपके खाने पीने, इन सब चीजों पे, यानी कि मूलभूत सुविधाएं जो एक नागरिक को मिलती है उस पर कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए दीपक, जब भी हम हमेशा बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्टेट में इलेक्शन लड़ती है, तो वहां पे अगर बॉर्डर से जुड़े हुए स्टेट है तो वहां पे वो हमेशा से प्रखर और मुखर रही है इस बात को लेकर कि घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। और घुसपैठ का सीधा सीधा कनेक्शन इधर मियां से है। जब जो आपने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करा कि कहाँ से क्या हुआ और कौन सी कम्युनिटी के लोग दूसरी कंट्री से आकर असम में रहने लग गए, उन्हीं को लगातार हेमंता विश्व शर्मा कॉल आउट करने का काम करते हैं। बीजेपी का एक नैरेटिव भी था। बीजेपी हमेशा से इस बात को उठाई कि शरणार्थी के रूप में आए और अब रोटी कपड़ा मकान, और अब ये भी तय करेंगे कि सरकार किसकी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो मुद्दा है ना, ये हेमंता विश्व शर्मा जो है वो असम में लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल। और यही तभी हमने अपना जो तीसरा पॉइंट रखा है वो इसलिए रखा है घुसपैठिया नैरेटिव से जुड़ाव, क्योंकि बीजेपी अक्सर अपने जितने भी रीजनल इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, वो हमेशा इस बात को बहुत जोर से बोलती है कि घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और घुसपैठ का पूरी तरीके से विरोध करती है। वहीं पहचान से ज्यादा बहस का मुद्दा, दीपक इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए, पहचान से ज्यादा बहस का मुद्दा इसलिए हो गया है क्योंकि इनके जो विपक्षी पार्टी है, इनके अगर हम सीधे स्पष्ट शब्दों में कहें तो मुसलमान, उनके मन में विपक्ष ने ये डर बैठा दिया कि आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, आप देश से बाहर हो जाएंगे। ये वो ग्रे एरिया है जहाँ पे अब जब हम बीजेपी की बात करें तो वो सीधा सीधा बात बोलती है कि उनका घुसपैठ से ताल्लुक है। वो घुसपैठ को रोकना चाहते हैं और घुसपैठ वाले लोग जो अगर आ रहे हैं ट्रिपल डी। बिल्कुल। लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इसको इस बात से जोड़ती है कि वो मियाओं को नहीं, वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। विपक्ष इस चीज को कहता है, लेकिन हेमंता इसमें भी अपने आप में फिल्टर लगा के बहुत रिफाइन होते हुए निकल जाते हैं। कहते हैं कि मियां, मेरा मियां का मतलब वो है, और असम में सब मियां जानते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। कौन है मियां के बाद? असम में मियां की कितनी जनसंख्या? अब कुल मुस्लिम आबादी की अगर असम में बात करें, मियां अलग है और मुस्लिम जनसंख्या है वो अलग है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 34% बताया गया था, जिसमें से 1 करोड़ 6 लाख के आसपास थे। और 2021 में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जनसंख्या जो है 34 से 6% बढ़कर यानी कि 40% पर पहुंच गई है। 40% पर पहुंचने के बाद 1 करोड़ 40 लाख। अब ये जो जनसंख्या कितनी पहुंची, वृद्धि कितनी हुई, वो आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि पूरे 10 सालों में ये वृद्धि है जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें कि इतनी इनकी जनसंख्या बढ़ सकती है। तो अब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्लस, और इसमें हमें वो मियां पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं किया है। हाँ, वो अलग है। हम आपको वापस क्लियर कर रहे हैं कि वो ये जो मियां की जनसंख्या है वो अलग है, लेकिन असम में कुल मुस्लिम आबादी कितनी है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
समस्या और मुख्य मुद्दे, विशाल जरा समझाइए अब क्या असम में जो समस्या और मुख्य मुद्दे उभर करके आए हैं सामने। देखिए, ये 3 मुद्दों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। जब हम बात करते हैं जनसंख्या बदलाव, असम की जब भी बात होती है तो एक टर्म आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा, एनआरसी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वहाँ पे, और एनआरसी के लेकर लोगों के अपने मत रहे, तो एक जनसंख्या बदलाव सबसे बड़ा मुद्दा था जब हम समस्या और मुख्य मुद्दे की बात करते हैं। उसके बाद है ज़मीन पर कब्जा, वही वाली बात जो हमने पहले की कि आए शरणार्थी के तौर पर, बिल्कुल, लेकिन फिर उसी जमीन पर कब्जा करते चले गए और बिल्कुल, वहां पर राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी सुविधाएं जी, जो एक भारतीय नागरिक को मिलनी चाहिए वो उनको मिलने लग गई। और दीपक, एक और स्टेट में इलेक्शन है, उसी से जुड़ा हुआ स्टेट है वेस्ट बंगाल, और वहाँ पे भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो ज़मीन पर कब्जा और जनसंख्या बदलाव की बातें वहाँ पे भी होती हैं। वहीं अब तीसरे मुद्दे पे चलते हैं तो राजनीतिक प्रभाव कितना है। अभी इससे पहले आपने पिछले वाली स्लाइड में दिखाया था कि कितनी आबादी बढ़कर कितनी हो चुकी है, और उसके बाद अगर उसमें वो इसी वाले इसका जो कनेक्शन है ना वो इस वाली इन चीज़ों से है। तो यानी कि जो पिछली स्लाइड में हमने आपको दिखाया कि जो राजनीतिक प्रभाव पड़ना था वो यहाँ है। अब देखिए ये जो परसेंटेज है और ये परसेंटेज कहाँ तब्दील होता है, किस पार्टी को वोट मिलेगा, ये भी सोचने वाली बात है, जिसको लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस बात की चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। बिल्कुल, और असम में बहुत तेजी से जो डेमोग्राफी है वो चेंज की जा रही है। बिल्कुल, और इसी में हम अपने दर्शकों को वो आंकड़े भी बताना चाहेंगे कि कौन से ऐसे वो 5 जो सिटीज़ हैं, अगर हम असम की बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम आबादी कितनी है। हम गुवाहाटी की बात करें तो वहाँ 12 से 13%, नगांव की बात करें तो 30%, और वहीं हम डिब्रूगढ़ की बात करें तो 14%, और जोरहाट की बात करें जहां 10%, और जोरहाट की ये वही सीट है जहां जिस लोकसभा सीट से और अब जहां जोरहाट विधानसभा से खुद गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं, और सिलचर की बात करें तो 12%। सबसे ज़्यादा विशाल नागांव 30%, बिल्कुल, यानी कि ये 30% की जो आबादी है, और वहाँ पर आप वोटिंग परसेंटेज निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 30 के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज भी हाई होगा, और वो एक तरफ मिलकर कहाँ वोट करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो लालन पोषण कर रहा है उसी को तो वोट दिया जाएगा। बिल्कुल, और हिमंता बिस्वा इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पॉलिटिशियन। उनको पता है कि जहाँ से वोट मिलने नहीं है तो उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो खुलकर भी बोलते हैं कि मियाँ मेरे को वोट नहीं करेगा, जी, साफ तौर पर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब विपक्ष का सरकार पर क्या आरोप है? विपक्ष का आरोप है, अब देखिए एक तरफ गौरव गोगोई है और दूसरी तरफ बदरुद्दीन अजमल है जी, दोनों ही विपक्षी पार्टी के लीडर हैं और अपनी अपनी एक पहचान रखते हैं राज्य में। अब पहला लगाते हैं टारगेट पॉलिटिक्स है, यानी कि साफ तौर पर बताया जाए टारगेट पॉलिटिक्स किसको चिन्हित करके एक समाज के लोगों को, एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे पॉलिटिक्स की जा रही है। हाँ। ये है इसका मतलब, ये है विपक्ष का मतलब, जो विपक्ष वहां पर असम की सरकार के ऊपर ही आरोप लगाता है। दूसरा मुद्दा है खास समुदाय को निशाना बनाया जाता है, यानी कि घुमा फिरा करके वही कि किसी तरह की कभी लिंचिंग वाला आरोप जो लगाते हैं कि इसकी लिंचिंग हो गई, या किसी का अगर आपसी विवाद हो या कोई पड़ोसी आपस में लड़ रहा हो तो उसको भी एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जाती है, और फिर वो बाद में मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तीसरा है आपसी भाईचारा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भाईचारा बिगड़ जाता है, जिसकी हिमंता बिल्कुल टेंशन नहीं लेते हैं। हिमंता का साफ है, वो कहते हैं कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, बिल्कुल, मैं क्यों उन लोगों के पास जाऊं जब मेरे को वहां से वोट ही नहीं मिलना। जी, विशाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे जाके बताते हैं कि वापस ये हमने आपको 5 मुद्दे हमने आपको बताए कि कौन है मियाँ, मियाँ को लेकर हिमंता का क्या क्या विवादित बयान है। अब वापस से हम अपने थंबनेल पर आ जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है सीएम हिमंता के निशाने पर मियाँ, पर क्यों। बिल्कुल, अब ये देखिए, आपको ये समझना होगा कि भारत के किसी भी राज्य में आपको इस तरह से इस प्रमुखता के साथ बिना डरे बिना रुके हिमंता फियरलेस अप्रोच, तो ये सिर्फ और सिर्फ सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा में ही आपको दिखाने और वो इस इमेज को ना दीपक, समझने वाली बात ये है, इस इमेज को वो प्राउडली लेते हैं। बिल्कुल, वो उसमें ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश नहीं करते हैं। लगातार उनके विरोधी जो हैं वो उनके इस नेचर पर अटैकिंग रहे हैं। वो बोलते हैं हिमंता बहुत कम्युनल हैं, उन पे इस तरीके के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जब वो चुनाव भी आगे बढ़ रहे हैं तो वो उस नैरेटिव को कंटिन्यू करें, क्योंकि उनको सूट करता है और उनकी पार्टी को भी सूट करता है। अब देखिए ना, असम में स्टार्टिंग कैसे हुई, अवैध मदरसा, उस पर उन्होंने बुलडोजर एक्शन स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई हमारे असम के जो मुसलमान हैं उनके एक हाथ में अगर कुरान रहेगी, दूसरे हाथ में मैं कंप्यूटर देना चाहता हूं, मैं साइंस देना चाहता हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा ही वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने भारत के अंदर, असम के अंदर खड़े होकर के इस बात को सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच पर ये बात कही कि भारत के मुसलमानों को या फिर असम के मुसलमानों को अधिकार दीजिए ना, आपके 18 साल के होने के बाद उनको उनकी सहमति के साथ जाने दीजिए ना। अगर 18 साल आप स्कूल में पढ़ाई कराइए, उसके बाद उनको छोड़ दीजिए कि आपको मदरसा जाना है या फिर कॉलेज जाना है। ये हिमंता खुलकर बोलते हैं इन सभी मुद्दों पे, बिना किसी रुके और बिना किसी लांग लपेट के। उनको किसी चीज की टेंशन नहीं है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि
जब मेरा मन करेगा तब बदरुद्दीन अजमल से हम राज्यसभा चुनाव की बात कर ले तो वहाँ भी खेल हो जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल अभी कुछ समय पहले विशाल आपने देखा होगा कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स अपनी तरफ ले आए। बिल्कुल हेमंत, और अभी लगातार वहाँ पे वो कड़ी जारी है। आप देखिए लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़कर इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और वो ऑपरेशन लोटस की जो बात चुनाव के बाद दिखी जाती है वो पहले ही शुरू हो गई है। देखिए ना, प्रियंका गांधी वाड्रा का जब वो दौरा था, जब वो माँ कामाख्या देवी टेंपल में गई और वहाँ पे पूजा अर्चना की, उसके बाद बताया गया कि कांग्रेस के कई बड़े लीडरों ने वहाँ से एक तरह से झड़ी लग गई, और हेमंता विश्व शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि मैं जिसको चाहूँ, जो मेरे दोस्त हैं, मैं भी तो पुराना कांग्रेसी हूँ। बिल्कुल, और आप देखिए इस चीज़ को अगर हम कांग्रेस की कैंपेन और स्ट्रैटेजी की बात करें तो गौरव गोगोई को सीधा सीधा सामने लाया गया। वो खुद सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नीचे डेप्यूटी हैं। उसके बावजूद कांग्रेस ये मैसेज देना चाह रही है कि गौरव गोगोई को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन गौरव गोगोई खुद जोरहाट की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं वो एक अलग चीज है विशाल, लेकिन चुनाव लड़ने के साथ चुनौतियां कितनी हैं वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, आपके सीनियर लीडर जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, जो आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए ना कि गौरव गोगोई के नेतृत्व जब से एक तरह से तय हुआ है, उसके बाद से असम से कितने कांग्रेस के नेता निकल के चले गए, और बाहर निकलने के बाद क्या आरोप लगाते हैं सीधा आला कमान पे। जो आरोप हेमंता विश्व शर्मा ने लगाया था, वही आरोप अभी पूर्व में जो कांग्रेस के नेता थे, जो बीजेपी में चले गए, जो पूर्व अध्यक्ष भी थे राज्य के, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि हमने जब इस तरह की बात की कि नहीं ये गलत है, तो वहां पर बैठे सीनियर लीडरशिप जिन्होंने साफ तौर पर खड़गे जी का नाम लिया और वहां पे केसी वेणुगोपाल का नाम लिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबका नाम लिया, उन्होंने कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। तो वो डिस्प्यूट जो है ना, वो डिस्प्यूट वो असम में नुकसान पहुंचाएगा विपक्ष, और वो चुनाव से पहले ही दिख रहा है। ये नहीं चुनाव से पहले दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक होता है कि जब एक बार होता है कि एक पार्टी कैंपेन को लीड कर रही है, उसके बाद चुनाव में एकजुट होकर लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि चुनाव जब एकदम चरम पे होते हैं तभी वहाँ पे डिस्प्यूट और वो जो एकजुटता दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। और दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे वो एकजुट होकर लड़ते हैं, चाहे वो पूरे प्रदेश की बात हो, चाहे वो पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो। इसको सिंपल वे में अगर विशाल हम समझाना चाहे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जी, जिनके पास एक घोड़ा है, वो घोड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष है, एक ऐसी पार्टी और इतने सारे घोड़े के सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। बिल्कुल, तो जब अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो रथ पे सवार जो आदमी है वो कैसे आगे बढ़ेगा एक डायरेक्शन और वहाँ पे इस तरीके की स्ट्रैटेजी, फिर यहाँ पर इस तरह की स्ट्रेटेजी जो खुलेआम एक तरह से बोलते हैं। बिल्कुल, कितने इंटरव्यूज कितने साल से हम ये चीज देख रहे हैं कि हेमंता विश्व शर्मा सामने बोलते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि वो किसी सेकंड टीयर थर्ड टीयर के नेता को टारगेट करते हैं, वो टारगेट भी करते हैं तो कौन से, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर को, जो उनका नेतृत्व कर रहा है, राहुल गांधी को। और वो वहां पर नहीं रुक रहे। तो जब असम के स्टेट इलेक्शंस की बात आती है और जब इस तरीके के बयानों की बात आती है तो आप हेमंता बिस्वा शर्मा से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो कहीं पे भी पीछे हटेंगे। नहीं, आजकल तो एआई के भी यूज्ड टू हो चुके हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि राहुल गांधी पागल है। उनसे दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आप राहुल गांधी को पागल बोल रहे हैं, हाँ। तो डायरेक्ट कहते हैं हाँ मैं राहुल गांधी को पागल बोल रहा हूँ। आप चैट जीपीटी और उन सब चीजों पर डाल के देखिए, उनको पागल ही बताया जाएगा। तो देखिए कितने बड़े लीडर रह चुके थे कांग्रेस के, और अब ये बदल चुके हैं। इनका भी रीजन विशाल सेम ही था, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का इनका रीजन ही सेम था। बिल्कुल, कि वहां पर इज्जत नहीं। और असम में तो अब झड़ी लग गई है इस तरह से कि कांग्रेस के जितने लीडर्स आते हैं सामने, सब आगे एक ही बात कहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, तो इस तरह की जो असम में कवायद चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने बात करी है क्योंकि कांग्रेस की जब बात करते हैं तो वो एक जुटता मिसिंग दिखती है, और जब बीजेपी की बात करते हैं तो वो एक यूनिटी दिखती है उसमें। और उसके बाद इस तरीके की स्ट्रैटेजी और हम पोलराइजेशन की जिसकी जो बात करते हैं तो यहाँ पे हेमंता बिस्वा बिल्कुल भी बैकफुट पे आते नहीं दिख रहे हैं, और वो फ्रंट फुट से खेलते दिख रहे हैं। दूसरा, इनसे देखिए हमारा टॉपिक मियाँ है, तो अब दूसरा हम आपको बताते हैं कि मियाँ से जब इनसे ये जब चीज पूछी गई कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जी कि कौन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, आपकी सरकार केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार, तो आप करेंगे क्या। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से, बहुत समझदारी से, क्योंकि एक पॉलिटिशियन भी है, तो इन्होंने बड़ी सफाई से इस चीज को बोला कि देखिए हमने उनको पहचान लिया है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो असम की जो अस्मिता है उस पर हमला कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। दोनों को कितना साइलेंटली उन्होंने डिवाइड कर दिया। फिर जब उनसे पूछा गया कि आप इनको डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं जाते, डिटेक्ट क्यों नहीं करते, तो साफ तौर पर कहा कि वो, फिर उन्होंने वो बयान देने स्टार्ट कर दिए कि जैसे कि रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो आप 4 रुपए दीजिए, मियाँ से परेशान तो पुलिस में शिकायत करिए। और सबसे लेटेस्ट वाला ये है, परेशान करो ताकि छोड़ दें आसाम, छोड़ दें। मतलब रोजमर्रा में जो चीजें हो रही हैं, और किसी पॉलिटिशियन के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट देना, दीपक, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। आप सीधा पब्लिक को आउटरीच कर रहे हैं, आप सीधा पब्लिक को बोल रहे हैं कि परेशान करो ताकि छोड़ दें आसाम। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक को लेने के आप हाथ में बात कर रहे हैं। और फिर दूसरा क्या है ना, कानून का भी साथ ले लिया एक तरीके से कि आपको अगर परेशानी है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं।
दूसरी बात, एक तरह से अपने लोगों में मैसेज भी पहुंचा दिया, बिल्कुल। मतलब जो असम की अस्मिता है ना, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई बिल्कुल कि मैं असम का ही हूँ, ये लोग बाहरी हैं, बिल्कुल इसीलिए वो बार बार मियाँ 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 शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जी तो अब इस मुद्दे पर देखना होगा कि चुनाव किस तरफ जाता है। बिल्कुल। और क्योंकि हम असम चुनाव की बात कर रहे हैं और हमने बखूबी इस मियाँ और मुस्लिम वाले एंगल को समझाया अपने दर्शकों को, मैं थोड़ा फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि पिछली बार की अगर हम इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करें तो बहुत कांटे की टक्कर हुई थी, बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर थी। 33% वोट शेयर था दीपक बीजेपी का जब उसने सरकार बनाई थी। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो 30% वोट मिले थे। और AIUDF दीपक, हम मियाँ बदरुद्दीन अजमल, एग्जैक्टली सबसे मैं आपको बदरुद्दीन अजमल के विपक्षी जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वहां पर बदरुद्दीन अजमल, बिल्कुल उनकी पार्टी अगर हम बात करें, और अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि कौन से वो इलाके हैं जो मुस्लिम प्रभावित हैं, और उनके वोट शेयर की बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाकों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी बनकर निकली थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे इस इलेक्शन में। और वोट शेयर मैंने बता दिया। कांग्रेस की सीटों की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी। देखिए बदरुद्दीन अजमल की आप बात कर रहे हैं तो इनके बयान तो पूरा देश सुनता रहा है कि इन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या नहीं कहा है। हालांकि हेमंता विश्व शर्मा जो है वो साफ तौर पर कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल, जब हमें पता है ना किसको कहाँ एक्सपोज करना है, जी वो साफ तौर पर कहते हैं कि जब राज्यसभा की बारी आएगी तो हमारा दोस्ती भी काम आता है, और जब हमें एक्सपोज करना होता है तो हम एक्सपोज भी करते हैं। जी तो 126 सीटों पर विशाल चुनाव होने वाला है बिल्कुल। 9 अप्रैल को, और 4 मई को नतीजे आएंगे। उसके बीच हम आपको असम से जुड़ी और कहें तो हेमंता विश्व शर्मा से जुड़ी जी, उनकी सभी तमाम updates। कहानियां आपको देते रहेंगे।